हाँ जी, we are starting with the revisionary videos of CFA Level 1 for November 2025 students. Today is the first video for capital flows and the forex market. This is a chapter of the economic section. So let's start. हम ये चैप्टर में क्या-क्या सीखेंगे? What we will cover in this is कि भाई चैप्टर हमें क्या सिखाना चाहता है, ठीक है? व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स? ओवरव्यू चैप्टर में एकदम डिटेल में कोई-कोई चीज़ में जाऊँगा, कोई-कोई चीज़ में नहीं जाऊँगा। जो भी जिसमें आई थिंक कि इम्पोर्टेंट है जाने का उस पे चल जाएँगे। आज के वीडियो में बस कांसेप्ट को रिवाइज़ करेंगे देन ऑन द नेक्स्ट क्लास हम उसको वीडियो उस पे करेंगे। क्या नाम है? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है? फॉर सम ऑफ द टॉपिक्स आई विल अपलोड दिस इन द यूट्यूब आल्सो, ठीक है? कुछ-कुछ अगर आपके कोई दोस्त या कोई है जो दे वांट टू लुक फॉर इट, दे कैन वॉच इट, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट फॉर द कैपिटल फ्लोज एंड द फॉरेक्स मार्केट। हमें पहले ये समझना है कि चैप्टर हमें क्या सिखाना चाहता है। आई थिंक यू नो दिस गाइस, ठीक है? फिर भी मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ एक फटाफट कि हमें चैप्टर बोला था कि भाई फॉरेक्स मार्केट क्या होता है वो हमें समझाओ सर, कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? सी हम जब लेवल 1 में अगर आप प्रोफेशनल हो कुछ भी हो भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि आपको सब कुछ आता है। अनलर्न इट। आपने कांसेप्ट क्लियर किया अगर मान लो आपका कांसेप्ट में कहीं पे भी गैप था, ठीक है? हमारे लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ में मतलब रेगुलर क्लास में, फिर भी रिवीजन वाले पे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बट हमने हमारे पास है नहीं कोई डाउट, चिल। ठीक है, तो पहले फॉरेक्स मार्केट, सेकंड इज़ द नॉमिनल वर्सेस द रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो हमें बताना है। फिर हमें बताना है जो मेरा करेंसी जो चेंज होगा, कितना परसेंटेज चेंज होगा विद द अदर करेंसी। मतलब सपोज़ इंडियन रूपी इज़ चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द डॉलर्स, कितना परसेंट चेंज हो, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मेरे को बताना है। एक्सचेंज रेट रेजीम क्या है, वो मेरे को बताना। अगेन दिस इज़ अ थियोरेटिकल पार्ट या कंसेप्चुअल कम है, ठीक है? इफेक्ट ऑफ रेट इन पेड एंड कैपिटल फ्लोज, जो मेरा रेट एक्सचेंज रेट है उसका क्या मेरा इफेक्ट आता है इन द कैपिटल फ्लोज, जो मेरा कैपिटल हम लेन-देन करते हैं या फिर हम जो ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड उस पे क्या इफेक्ट आता है। अगेन दिस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है? ऑब्वियसली थियोरेटिकल है इसमें बट इस ये इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल। एंड द लास्ट इज़ द कैपिटल रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई इन कंट्री या फिर कोई कंपनी आप बोल लो, कैपिटल रिस्ट्रिक्ट करती है तो क्यों करती है, व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड इट। कैपिटल रिस्ट्रिक्ट करती है सही है, बट सर क्यों करती है वो हमें समझना है। ठीक है? ये चैप्टर में हम ऐसे जाएँगे। तो बट लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द एकदम बेसिक, ठीक है? आप मान लो कि आपने क्लास किया ही नहीं है कभी, ये पहली बार क्लास कर रहे हो तब भी आपके लिए एफिशिएंट है, सफिशिएंट है। बोलता है व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? हमें मतलब समझना है पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है उसका मतलब क्या है? अ मार्केट वेयर डिफरेंट करेंसीज पेमेंट्स आर सेटल्ड व्हिच आर ट्रांजैक्टेड फॉर ट्रेड और कैपिटल एक्सचेंज। मतलब अब सपोज आप आईफ़ोन 17 खरीदने गए हो। नाउ व्हेन यू हैव गॉन टू एप्पल स्टोर आईफ़ोन 17 खरीदने के लिए, बस आप आईफ़ोन 17 लेके तो नहीं आ जाओगे, आप उसको कुछ दे के आओगे। व्हाट यू विल गिव हिम द मनी, ठीक है? कोई एक लीगल टेंडर दोगे। नाउ फॉर अस फॉर इंडियन पीपल व्हाट इज़ द लीगल टेंडर? द लीगल टेंडर इज़ द इंडियन रूपी, बराबर? तो वो तो हमारा करेंसी हो गया कि इंडिया पे अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है या कुछ बेचना है या कोई सर्विस खरीदना है या लेना है या देना है, वो आप इंडियन रूपी से दोगे। बार्टर सिस्टम पहले होता था, हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा था, ठीक है? उसको अभी नहीं याद करते। बट हम क्या करेंगे इंडियन करेंसी से ट्रेड करेंगे। अब सपोज मान लो आपको दुबई में ट्रिप करना है, मान लो आपको यूएस जाना है, ठीक है? जैसे H1B वीज़ाज़ का भी नाटक चल रहा है ना, मान लो आपको यूएस में जाके पढ़ना है, बराबर? तो आप जो यूएस में जाके पढ़ोगे या यूएस में जाके सेटल होना है आपको या कुछ भी करना है आपको, तो जब आप जाओगे वहाँ पे क्या इंडियन रूपी चलेगा? नहीं चलेगा, करेक्ट? तो वहाँ पे और कोई करेंसी चलेगी। मान लो डॉलर चलता है वहाँ पे, ठीक है? आप वैसे ही यूरोप में चल जाओ यूरो चलेगा, जापान में चल जाओ येन चलेगा, वैसे आप जाओगे तो दूसरे-दूसरे जगह दूसरे कंट्रीज़ पे दूसरे करेंसीज़ चलेगी। बट ये तो सर समझ में आ गई इंडिया में कोई है तो इंडियन करेंसी चलेगी, डॉलर के है तो डॉलर में चलेगी। फिर मार्केट क्यों चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्यों चाहिए? बाबू, आप अगर इंडिया से यूएस जा रहे हो, आपके पास क्या डॉलर है? हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर यूएस में जाके मान लो मेरे को आईफ़ोन 17 खरीदना है या आई नीड टू गो टू एंड एनरोल इन अ कॉलेज, मेरे को एमबीए करना है या कुछ भी करना है, तो मेरे को वहाँ पे एमबीए करने के लिए मेरे को डॉलर चाहिए होगा। जैसे आप सीएफए इंस्टीट्यूट में, चलो बेस्ट एग्जांपल, सीएफए इंस्टीट्यूट में हम रजिस्टर करते हैं, मान लो लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में। आप जब यहाँ से रजिस्टर करते हो, आपको भले ही आप रुपया में पेमेंट करते हो, बट आप क्या करते हो? आप तो बैंक को बोलते हो भाई मेरे को डॉलर दो, बराबर? व्हेन वी आर पेइंग, मान लो हम जैसे राहुल, ठीक है? राहुल को L1 के लिए रजिस्टर करना है। वो सीएफए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में गया, वहाँ पे जाके वो चलो 1140 प्लस जो भी है, मान लो $1200 उसको पेमेंट करना है। वो अपने बैंक को क्या बोला? आईसीआईसीआई बैंक को मान लो बोला कि भाई तू मेरे बिहाफ़ पे $1200 पे कर दे, करेक्ट?
ये जो $1200 पे क्या आप रुपया ही दिए हो, बट आपने क्या किया, आप आईसीआईसीआई बैंक को बोले हो मेरे बिहाफ पे डॉलर खरीद और सीएफए इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर। तो आपने डॉलर खरीदा, अब मैं कितना रुपया दूँ कि मेरे को $1200 मिल जाए? वो जो है दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज। मतलब मैं कितना अभी जो इंडियन एक्सचेंज का चल रहा है, रुपये पर डॉलर चल रहा है 85 मान लो। तो मतलब आप 85 रुपीज़ दो तब आपको $1 मिलेगा। समझ आया? व्हाट आई एम सेइंग? अगर मेरे को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्यों चाहिए? टू एक्सचेंज इन डिफरेंट करेंसीज़। मैंने क्या लिखा है? अ मार्केट वेयर डिफरेंट करेंसीज़ पेमेंट्स आर सेटल्ड। जहाँ पे सेटल होगा, अभी यहाँ पे सेटल कौन कर रहा है? मार्केट कौन सा? आईसीआईसीआई बैंक सेटल कर रहा है, करेक्ट? आईसीआईसीआई बैंक का मान लो कोई ब्रांच है, ठीक है? मान लो अंधेरी ब्रांच है, वो बंदा बैठ के सेटल कर रहा होगा। क्या कर रहा है? व्हिच आर ट्रांजैक्टेड फॉर ट्रेड और कैपिटल एक्सचेंज। हम यहाँ पे तो एक ट्रेड ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं एक सर्विस ले रहा हूँ सीएफए इंस्टीट्यूट से। राहुल इज़ टेकिंग अ सर्विस फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट, बराबर? तो वो जो सर्विस दे रहा है बाबू, तो उसके लिए तो उसको डॉलर चाहिए। वो डॉलर कौन देगा आपको? आपके घर पे तो है नहीं, करेक्ट? तो आपको कौन देगा? आपको आईसीआईसीआई बैंक देगा। अब आईसीआईसीआई बैंक जो आपको डॉलर दे रहा है, उसके लिए आपको क्या देना है उसको? रुपीज़ देना है। तो आप क्या एक्सचेंज रेट पे दोगे? मतलब मैं कितना रुपया दूँ कि मेरे को डॉलर 1200 मिल जाए? $1200 मेरे को चाहिए। मैं कितना रुपया दूँ? वो जो कितना दूँ, दैट इज़ एन एक्सचेंज, ठीक है? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या हुआ? जहाँ पे बंदे ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं रेट। अभी कौन है, पर्पस क्या है? क्यों मेरे को ये मार्केट चाहिए? जैसे कि कमोडिटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, वगैरह-वगैरह बहुत सारे मार्केट्स हैं। मेरे को करेंसी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम करेंसी मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है? ये हमारे सिलेबस पे नेम करेंसी मार्केट लिखा नहीं है, बट जनरल टर्म्स पे हम करेंसी मार्केट भी बोलते हैं। क्यों इसका ज़रूरत है? पहला तो है इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए, कुड बी फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। मान लो रिलायंस को कुछ एक्सपोर्ट करना है या फिर रिलायंस को कुछ इम्पोर्ट करना है, कोई को भी करना है, रिलायंस को, मेरे को। मान लो मैं एक यूएस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, सो आई एम एक्सपोर्टिंग माय सर्विस, करेक्ट? तो मैं जब एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे को तो वो डॉलर में पेमेंट करेगा, वो बंदे के पास तो है ही नहीं ना रुपया, वो तो डॉलर में पेमेंट करेगा। वो क्या करेगा? वो डॉलर में करेगा, मैं उस डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कन्वर्ट करके मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूँगा, बराबर? इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए भी मेरे को चाहिए, कोई भी हो सकता है, चाहे मैं, आप, कोई भी हो सकता है। हमारा बेस्ट एग्ज़ाम्पल तो सीएफए इंस्टीट्यूट को पेमेंट करना ही है, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन नहीं है। फॉर फाइनेंशियल रीज़न्स हो सकता है, मान लो जैसे रिलायंस, टाटा और अडानी, दे आर द लॉन्ग टर्म, मतलब दे बोरो बहुत ज़्यादा फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है? बिकॉज़ वो चीपर सोर्स उनको लगता है। तो फॉरेन फाइनेंशियल रीजन्स क्या हो सकता है, हम लोन ले सकते हैं, बराबर? जैसे इफ अलाउ करता है, गवर्नमेंट अलाउ करता है, पहले बहुत एक लिमिट था, बट आफ्टर दिस सीतारमन केम, शी हैज़ इन्वॉल्व्ड कि मतलब वो बहुत सारे नए प्रोग्राम्स लाई है, जिससे आप और ज़्यादा लोन ले सकते हो, फॉरेन बोरेन्स ले सकते हो, ठीक है? तो फाइनेंशियल रीज़न हो गया कि इंडियन कंपनी को बाहर से बोरो करना है, ठीक है? वैसे उल्टा भी हो सकता है कि बाहर वाले यूएस कंपनी को इंडिया से बोरो करना है, दैट कुड बी आल्सो रीजन। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। आपको पता होगा, आप लेवल 1 करे, ऑब्वियसली यू नो कि भाई इक्विटी मार्केट में हम बोलते हैं एफपीआई सेल कर रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सेल करे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाई करे, कुछ भी एफआईआई, एफपीआई जो भी हम बोलते हैं। एफआईआई जनरली बोलते हैं इक्विटी मार्केट में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हम कब बोलते हैं? जबकि भाई हमें कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कोई प्रोजेक्ट में। तो हम बोलते हैं ना एफआईआई सेल करे, एफआईआई बाई करे। तो वो एफआईआई क्या है? वो मेरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अभी आप देखोगे मोदी जी बहुत प्रमोट करते हैं दूसरे-दूसरे कंट्री में जाके कि यू इन्वेस्ट इन आवर इंडियन कल्चर, इंडियन टूरिज्म पे एक्सपोर्ट इन्वेस्ट करो वगैरह, यहाँ पे हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट करो, 100% एफपीआई जो अलाउ कर दिया, ठीक है? सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि भाई हमें फाइनेंशियली भी तो चाहिए। अगर मान लो सॉवरेन वेल्थ फंड है, ठीक है? सऊदी अरब का। अब उसको मेरे को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो उसके पास तो रुपया नहीं है, तो वो क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा अपनी करेंसी को मेरे में विद द हेल्प ऑफ द करेंसी मार्केट, ठीक है? सेकंड हम कर सकते हैं फॉर हेजिंग। हेजिंग कब करते हैं? मान लो मेरा जैसे रिलायंस का बहुत करेंसी एक्सपोज़र है। अब जैसे अपोलो, अपोलो टायर्स है, उसका एक्सपोर्ट्स होता है, ठीक है? टायर्स। नाउ वो जो कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, मान लो यूरोप वगैरह पे जो एक्सपोर्ट करता है, वो अपना रेवेन्यू जो आता है उसका जनरेट, हमेशा तो उसको पेमेंट तुरंत नहीं आ जाता होगा। आज मान लो आज उसने सेल किया, आज ही तो नहीं आ जाएगा, तो उसका करेंसी एक्सपोज़र हो सकता है। उसको हेज करने के लिए व्हेन ही विल हेज, जब उसको लगता है भाई भाई मेरे को रिस्क है कि मेरा पैसा, मेरे मैंने अगर $100 का माल, मैंने ₹100 का माल बेचा है डॉलर टर्म्स पे, तो कम नहीं हो जाए बिकॉज़ एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। फॉर पर्सनल पर्पस हमें मान लो ट्रिप्स पे जाता है, हमें जाना ही है इंटरनेशनल ट्रिप्स पे, ठीक है? साल में 2 तो इंटरनेशनल ट्रिप मारना ही है हमें, बराबर? तभी तो हम सीएफए कर रहे हैं। समझ आया? इतना समझ आया क्या यूज़र्स? अब आप बोलोगे सर रिविज़न में यूज़र्स को इतना आप एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? द लॉजिक इज़ इंस्टीट्यूट कैन आस्क यू आपको क्वेश्चन में समझ ही नहीं आएगा कि इंस्टीट्यूट बोले यूज़र बोलना है कि क्या? पर्पस क्या है? मतलब सी इंस्टीट्यूट पता है आपको पर्पस क्या है? मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर यूजिंग द फॉरेन करेंसी मार्केट, या कोई भी एक क्वेश्चन है।
तो आपका दिमाग में होना चाहिए, अच्छा भाई आई एम एन हेजर, ठीक है, मैं हेज कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए ले रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल रीजन के लिए ले रहा हूँ या मैं पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ये डिफरेंट करेंसीज का इंस्टीट्यूट के बुक से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ब्राजीलियन रियल का क्या है, कैनेडियन का क्या है, स्विस फ्रैंक, चाइनीज युआन क्या है, यूरो क्या है, इंडियन रुपी क्या है, येन क्या है, ठीक है, ऐसे करके है। दिस इज नॉट फॉर अस, बट एक बार आप अगर एक बार देख लोगे, यू विल बी कंफर्टेबल विद द करेंसी कोड्स व्हेन इट विल बी गिवन इन एग्जाम। जनरली क्या होता है, यूरो, जापानीज येन, डॉलर एंड आपका हांगकांग डॉलर दिया रहता है, ठीक है, मोस्टली। अगेन दिस आई एम नॉट इंटरप्रेटिंग कि भाई यही क्वेश्चन में आएगा, आई हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा चल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। बट बिफोर कमिंग टू ऑल दिस, हाउ डिफरेंट करेंसीज ट्रेड विद ईच अदर, ये तो हमने समझा ही कि भाई थ्रू एन एक्सचेंज रेट, वो एक्सचेंज रेट कहाँ पे होता है, वो एक उसका एक मार्केट है, दैट मार्केट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, समझ आया। अब मैंने ये एग्जांपल ये मनी कंट्रोल से मैंने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। दीस आर द डायरेक्ट कोड्स ओनली, आप इसको रीड करो, रूपी पर डॉलर, ठीक है। ये क्या है, मतलब 88.71, मतलब $1 के अगेंस्ट में आप 88, अगर आपको $1 खरीदना है, आपको 88.71 रुपीज देना है। आपको अगर एक जीबीपी खरीदना है तो आपको 118 देना है। आपको अगर 1 यूरो खरीदना है तो आपको 103 रुपया देना है। ठीक है, दीस आर द डिफरेंट करेंसीज। लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई इंटरप्रेट कैसे करते हैं एक्सचेंज रेट को। वेरी इजी अगेन, ठीक है। पहले एक्सचेंज रेट पे एक चीज समझना था हमें कि एक्सचेंज रेट में आपको समझाना था आईफोन लेके, जो मैंने पहले भी समझा दिया कि अगर मेरे को सिर्फ इंस्टीट्यूट को बाई करना है, सेल करना है, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल देयर। बट मान लो रूपी पर डॉलर है, अब रूपी पर डॉलर का कौन सा बेस करेंसी, कौन सा प्राइस करेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट द एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो पहले समझो, जो मेरा डिनोमिनेटर में दैट इज माय बेस करेंसी, ठीक है, जो मेरा न्यूमरेटर में दैट इज माय प्राइस करेंसी, ठीक है। ये जो रुपीज पर डॉलर है, यहाँ पे ये जो रुपीज है दैट इज माय प्राइस करेंसी, और ये है मेरा बेस करेंसी। अब एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, मान लो मैं सीएचएफ के साथ करता हूँ, रूपी पर सीएचएफ, तो टेल मी विच इज द बेस करेंसी, बताओ मेरे को सीएचएफ में कौन सा बेस करेंसी, बताओ फट से। रूपी पर सीएचएफ, इसमें बेस करेंसी कौन सा, बेस करेंसी सीएचएफ, करेक्ट, एंड द प्राइस करेंसी इज रुपीज। नाउ से सपोज लेट्स टेक सीएडी बाई रूपी, इसमें बेस करेंसी कौन सा है, रुपीज, प्राइस करेंसी सीएडी, ठीक है, इतना समझ आया। नाउ लेट्स इंटरप्रेट व्हाट इट सेज। रूपी पर डॉलर बोलते हैं 88.71, मतलब $1 मतलब 88.71, इतना तो हमें समझ आया। बट हमें ये समझना है सर, आज अगर मान लो करेंसी जैसे अभी बोलता है ना कि रूपी हैज डेप्रिशिएटेड, रूपी हैज अप्रिशिएटेड, डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट रूपी, क्या है सर इसका मतलब, मेरे को समझा दो। प्रैक्टिकली भी जानना है, एग्जाम के लिए तो जान ही ना है हम लोग को, ठीक है। तो हमें ये समझना है, मान लो आज 88.71 चल रहा है, ठीक है, $1 इक्वल्स टू 88.71 रुपया। नाउ अगर ये 88.92 हो गया, नाउ सी आई विल गिव अ प्रैक्टिकल यहाँ पे एक चीज। बहुत सारे बहुत सारे एग्जांपल्स जो होते हैं, जब आपको एग्जांपल पे रहते हैं, वो जो इंक्रीज करते हैं ना, वो सीधा बोलते हैं 88.71 से 90 हो गया, 88.71 से 85 हो गया। इट इज पॉसिबल, बट आप समझो आप कितना डेप्रिशिएट अप्रिशिएट कर दे रहे हो, प्रैक्टिकली ये नहीं होता इतना एक दिन में। नाउ ऐसा एग्जांपल क्यों लिया जाता है कि आप समझो, इजीली आप समझो, ठीक है। बट मैं आपको हर चीज इजी करने के चक्कर में क्या प्रैक्टिकल लाइफ से दूर ले जा रहा हूँ। मैं 88.71 को जो 88.92 क्यों ना, ये भी बहुत सोच समझ के क्यों, इतना भी नहीं होता एक बार में, समझ आए, इतना अगर होगा तो बहुत भाई दिक्कत हो जाएगा। फिर भी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको लगेगा सर 88.71 88 थोड़ा लगेगा सर इंक्रीज खाऊंगा, बट अगर ध्यान से देखोगे पॉइंट समथिंग इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे पॉइंट समथिंग डिक्रीज हुआ है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मान लो समझो, अगर मेरा आज मैं $1 मतलब 88.71 दूंगा तो $1 खरीद सकता हूँ। कल क्या हुआ, अगर जाके 88.92 हो गया, मतलब मैं 88.92 दूंगा तो जाके मेरे को $1 मिलेगा। इसका मतलब क्या, मेरे को ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रुपया डेप्रिशिएट हुआ, द प्राइस करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड, द प्राइस करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड बिकॉज क्या, पहले आप समझो सिंपल। चलो अभी जीएसटी का कट हुआ, अगर आपको पता है, ठीक है। चल उसके पहले क्या एग्जांपल, चल हटाओ। अभी मान लो आप ज़ारा का कोई एक कपड़ा खरीदने गए, ठीक है, टी शर्ट खरीदने गए। पहले 6 महीना पहले उसका प्राइस था ₹1000, ठीक है। अब आप गए हो फिर ज़ारा का आज खरीदने, आप देख रहे हो ₹1200। अब आप मेरे को बताओ, एक टी शर्ट जब आपके
आप एक टी-शर्ट जब खरीदने गए तब आपका ₹1000 था 6 महीना पहले, बराबर? अब आज एक टी-शर्ट खरीदने जाओगे आपको 15 ₹1200 का देना पड़ेगा। तो कॉस्टली हो गया अभी, बराबर? अब आप पहले क्या सोचे थे, आप 1200 में आप एक टी-शर्ट खरीद लेते और आप एक कॉफ़ी स्टारबक्स पे लेके आप घर जा सकते थे। बट अभी 1200 में क्या हो रहा है, एक ही आप टी-शर्ट लेके घर जा सकते हो, कॉफ़ी नहीं पी सकते हो, बराबर? तो इसका मतलब ही यही है कि पहले क्या था, मैं 88.71 देता तो $1 मिल जाता। अब क्या मेरे को 88.92 देना पड़ेगा, मतलब जितना भी 88.92 माइनस 88.7 21 पैसा, मतलब मेरे को अब 21 पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, रूपी डेप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट डॉलर, करेक्ट? रुपया डेप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट डॉलर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या-क्या बोल सकते हो देखो। आप यहाँ ये बोल सकते हो रूपी डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर, ठीक है? या फिर यू कैन आल्सो से कि रुपीज़ डॉलर अप्रिशिएटेड अगेंस्ट रुपीज़, ये भी आप बोल सकते हो, बराबर है ना? अब समझो, भाई पहले आप $1 पे 88.71 ले सकते थे, अब आप $1 पे 88.92 ले सकते हो, तो आप ज़्यादा ले पा रहे हो ना, डॉलर के टर्म्स पे। तो ये हो सकता है, समझ आया? सेम उल्टा 88.52 अगर हो गया, मतलब क्या होगा? रूपी अप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर एंड डॉलर डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट रूपी, समझ आया? मतलब महँगाई और मतलब सस्ता, ठीक है? अगर मेरा एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, मेरे मेरे को अगर ज़्यादा पेमेंट करना, मतलब महँगाई बढ़ गया, ठीक है? डेप्रिशिएट हो गया मेरा करेंसी, मेरे करेंसी में प्रेशर आ गया, ठीक है? बट अगर अप्रिशिएट करता, मतलब माई करेंसी स्टेबल। हम क्या चाहते हैं, हमारा करेंसी हमेशा डेप्रिशिएट ना करे। बहुत ज़्यादा अभी अप्रिशिएट करना फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ प्रॉब्लम है, दैट वी हैव अंडरस्टूड एकदम बहुत अच्छे से, रेगुलर क्लास पे वहाँ नहीं जाएँगे। बट हम नहीं चाहेंगे कि मेरा करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो कि नहीं हो। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है एक आपके लिए कि इंडियन एक्सचेंज रेट कैसा है? मैनेज फ्लोट है कि फिक्स फ्लोट है? ठीक है, ये इंडिपेंडेंट फ्लोट है। आई नो आई विल एक्सप्लेन इट, बट जस्ट टू कीप यू एंगेज्ड। आप सोच के मेरे को बताओ, ठीक है? अभी पॉज़ करोगे और आप बताओगे मेरे को, ठीक है? इतना तो ये तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल ये दिखाने के लिए किया हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना, सेलर जो होता है रूपी पर डॉलर। जब कोटक आपसे खरीदेगा डॉलर, आप इस पे फ़ोकस करो, ठीक है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर पे। जब हम इंस्टीट्यूट को पेमेंट करते हैं, यही रेट पे करते हैं। 87.08, मतलब कोटक बैंक आपसे अगर डॉलर खरीदेगा, वो 87.08 पे खरीदेगा। जब आप कोटक बैंक से खरीदोगे तब आप 90.35, मतलब रूपी पर डॉलर कोटक बैंक का क्या रेट है? 87.08 बाई 90.35, ठीक है? इसको बोलता है बाई रेट, इसको बोलता है सेल रेट। मतलब अगर कोटक बैंक अगर आपसे डॉलर खरीदेगा, तो वो आपसे 87.08 लेगा, बराबर? कोटक बैंक अगर आपको डॉलर सेल करेगा, जब आप सीएफए इंस्टीट्यूट को पेमेंट करते हो, तो कोटक बैंक क्या करता है? कोटक बैंक आपको डॉलर सेल ही करता है, बराबर? कोटक बैंक आपको डॉलर सेल करता है, तो आपको वो बोलेगा 90.35 ले भाई, ठीक है? तू 90.35 दे, तभी मैं तुमको $1 दूँगा। समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं स्पॉट रेट वर्सेस दी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। ये तो हमें पता ही है, हम इक्विटीज़ में भी पढ़े, डेरिवेटिव्स में भी पढ़े, करेंसी में भी सेम थिंग है। स्पॉट यहाँ पे मतलब टी प्लस शू होता है आज भी, ठीक है? मतलब आज ही मान लो मेरे को सीएफए इंस्टीट्यूट को पेमेंट करना है, दैट इज़ स्पॉट हम एक्सचेंज रेट पे बाय करें। मैं बोलूँगा भाई तुम 90.35 पे ही दे मेरे को, ठीक है? दैट इज़ द स्पॉट रेट। आज तुरंत मैं तुमको रुपया दूँगा, तुम मेरे को डॉलर दे देगा, ठीक है? दैट इज़ द स्पॉट रेट, तुरंत स्पॉट पे मेरे को खरीदना है। अब यहाँ पे स्पॉट मतलब क्या होता है, टी प्लस टू। आज मैं बोला तो 2 दिन में डिलीवरी होगा, ठीक है? स्पॉट पे होता है। फॉरवर्ड मतलब क्या? मान लो मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है? मान लो सिर्फ इंस्टीट्यूट का एग्जांपल। मान लो आप एक स्टूडेंट हो राहुल, ठीक है? उसको लेवल 2 में रजिस्टर करना है, उसको पेमेंट करना है मई में, ठीक है? आज वो फेब में खड़ा है। उसको पता है कितना पेमेंट करना है, मान लो $1200 पेमेंट करना है, उसको पता है। उसको डर है कि इंडियन एंड यूएस करेंसी का जो है वो डेप्रिशिएट और ज़्यादा करेगा। मतलब अभी 90 का वो 95 हो जाएगा, सपोज़ एग्ज़ाम्पल। अगर आप बोलोगे सर आप इतना गंदा बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल ले लिए। बात सही बोल रहे हो, 92 पकड़ लो। 92 हो गई, ये हो सकता है। तो वो क्या, उसको डर क्या, भाई आज तो मैं ₹90 देके $1 खरीद सकता था। 3 महीने बाद 92 ना हो जाए, उसको डर है। वो क्या करेगा ना, आज ही फॉरवर्ड बाय कर लेगा।
वो कोटक बैंक के पास जाएगा और कोटक बैंक को बोलेगा भाई आप एक काम करो, मेरे को मई में चाहिए $1200, आज नहीं चाहिए, आज मेरे को कुछ मत दो, बट मेरे को एक प्राइस लॉक कर दो कि आप ये प्राइस में मेरे को मई में 5th मई 2025 को दोगे, मेरे को लॉक करके बताओ। तो बोला ठीक है भाई एक काम कर, आज 90 चल रहा है, तू मेरे को 90.95 दे दे। तो मैं तेरे को कोटक बैंक बोलेगा राहुल को कि इन फरवरी बोलेगा आई विल गिव यू $1 इक्वल्स टू 90.95 रुपीज इन मे व्हेन यू कम, बीट वहां पे कोई भी रेट हो, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब क्या, आप आज ही टुडे यू आर लॉकिंग द प्राइस एंड द डेट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। हमें फॉरवर्ड मतलब यही पता है, डेरिवेटिव में भी यही करते हैं कि भाई मैं बाद में जाके खरीदूंगा या बाद में जाके सेल करूंगा, बट आज लॉक कर लिया। एफआरए में भी याद है, फॉर फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट में भी हम यही करते हैं कि आज ही लॉक कर लेते मेरा इंटरेस्ट रेट। सेम थिंग है यहाँ पे भी फ्लोटिंग में। समझ आया स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट? इस पे कोई डाउट? टेल मी, इस पे कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है। अब आते हैं नॉमिनल वर्सेस द रियल एक्सचेंज रेट। वो क्या होता है समझते हैं। नॉमिनल मतलब क्या था, कोड्स व्हिच वी रेफर्ड आर नॉमिनल। अभी तक हम जो भी कोड बोले 88.71 ये जो भी कोड बोले दिस आर ऑल नॉमिनल। इसमें क्या था, नॉर्मल डे पे नॉर्मल टर्म्स पे हम नॉमिनल रेट पे ही बात करते हैं। बट व्हाट इज द रियल एक्सचेंज रेट? द फैक्टरिंग ऑफ द इन्फ्लेशन फ्रॉम द एक्सचेंज रेट टू अंडरस्टैंड द परचेजिंग पावर। हम जहां मेरा जो रेट है मान लो 87.08 एंड 90.35, इससे जब मैं इन्फ्लेशन को माइनस कर दूंगा तो मेरा रियल एक्सचेंज रेट निकलेगा। वो हम निकालते हैं, बट कौन निकालता है? वो हम जैसे लोग निकालते हैं कि हम और आप निकालेंगे क्या? नहीं, हम नहीं निकालेंगे। वो नॉर्मली गवर्नमेंट्स निकालती है, इकोनॉमिस्ट लोग निकालते हैं, या फिर हु आर डूइंग द रिसर्च टू अंडरस्टैंड द बास्केट। जैसे कि सीपीआई जो अपना इन्फ्लेशन वाला जो बास्केट का हर मंथ पे जो रेट आता है, ठीक है? अपना भी आता है, यूएस में भी आता है। तो ये बास्केट चेंज होते रहता है। बास्केट मतलब कि एक बास्केट में बहुत सारे कौन से प्रोडक्ट्स को आप लेके आप बोलोगे कि इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ, ये कम हुआ, ठीक है? तो बास्केट्स को चेंज करने के लिए ये एक्सचेंज रेट भी देखा जाता है, ठीक है? रियल एक्सचेंज रेट पे फोकस किया जाता है। बट हम जो एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं, एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला जो पढ़ते हैं अपने बुक्स में, दैट इज नॉट द रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला। वहां वैसे रियल एक्सचेंज रेट नहीं निकाला जाता है इकोनॉमी में, ठीक है? उस पे क्या किया करते हो आप, मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है? तो अब क्या करना है, क्यों परचे इसको क्यों करते हैं हम, मतलब ये आप समझते हैं। तो पहला तो है कि कीपिंग थिंग्स कांस्टेंट, वी वांट आईफोन 17 का प्राइस इन इंडिया एंड यूएस एंड कनाडा विद द सेम विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव परचेजिंग पावर। अब मान लो ठीक है, आप बोले सर $1, आप $1 माने 87, ठीक है? 87 रुपया। आप 87 रुपया से यहाँ जो खरीद सकते हो, $1 से आप यूएस में वही खरीद सकते हो। आप बोलोगे तभी बराबर है, तभी तो कोई जगह सब जगह एवरीथिंग इज इक्वल, करेक्ट? समझ आया क्या ये बात? क्या बोला मैंने? अगेन आई विल रिपीट। $1 मतलब 87 रुपीज। हम चाहते हैं कि 87 रुपीज से इंडिया में जो हम खरीद सकते हैं, वही $1 से हम यूएस में भी उतना ही खरीद सके। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज पे अगर मैं बोलूं, आप अगर 87 रुपीज से एक महीने का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो $1 से भी आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ये होना चाहिए। मतलब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आप चाहे इंडिया में लो चाहे यूएस में लो, जो एक्सचेंज है, जो मतलब जो अमाउंट आप दोगे बराबर होना चाहिए। मतलब मेरे लिए जितना 87 का वैल्यू है, उतना ही वो बंदे के लिए $1 का वैल्यू होना चाहिए। अगर ये नहीं है, तो देयर इज एन परचेजिंग पावर का डिस्पैरिटी, ठीक है? मतलब क्यों हो सकता है ये? बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन हो सकता है, बिकॉज़ ऑफ अदर फैक्टर्स हो सकता है। बट मेजरली वो इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है। इकोनॉमी अच्छी करी, बुरी करी, उसके हिसाब से हो सकता है। जैसे क्या, अब मान लो मैं इंडिया में आईफोन 17 खरीदने बैठा हूँ, तो मैं भले ही 1 लाख रुपया दूँ, यूएस में जो वो बंदा देगा और कनाडा में जो वो बंदा देगा या फिर ऑस्ट्रिया में जो वो बंदा देगा, सबका रेट एक ही होना चाहिए। ठीक है? हमारा औकात एक ही होना चाहिए, हमारा परचेज़िंग पावर एक ही होना चाहिए। बट क्या वो है? वो हम चेक करते हैं। सो मैंने निकाला था कि आईफोन 17 का प्राइस इन इंडिया शुड बी रुपी पर डॉलर एक्सचेंज रेट, हमारा जो एक्सचेंज रेट इंटू द आईफोन प्राइस अपना जो वहाँ पे है, कन्वर्ट किया था मैंने डॉलर को रुपीस में। तो 88.71 चल रहा था, 799 स्टार्टिंग प्राइस था डॉलर का, डॉलर में आईफ़ोन का, तो प्राइस आ रहा था 7879। ये हमें देना चाहिए एक्चुअली, बट हम कितना दे रहे हैं? 1,02,900। समझते इसको क्या है? हमारे हिसाब से अगर मैं बोलूँ सबका वैल्यू एक होना चाहिए, मतलब $1 का कीमत यूएस वाले के लिए जितना मेरे लिए भी उतना होना चाहिए। अगर वो है, तो उसके हिसाब से मेरा आईफ़ोन का प्राइस आज 70,879 मतलब 70,000 होना चाहिए। बट आज के डेट पे वो 1,03,000 है। मतलब मेरे लिए वो कॉस्टली है।
जैसे एक मीम भी निकला था, इंडिया में अगर आप आईफ़ोन 17 खरीदो और वरना दुबई में खरीदो, तो आप दुबई में घूम के आईफ़ोन 17 खरीद के वापस आ सकते हो, कंपेयर टू इंडिया में एक आईफ़ोन खरीदना। ऐसा कुछ एक मीम था, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यहाँ पे कि भाई आईफ़ोन का अगर रिलेटिव परचेसिंग पावर सबके लिए सेम होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इक्वल, अगर वो है, द प्राइस शुड बी 78-79 इन इंडिया। बट अगर वो नहीं है, उससे कम या ज़्यादा है, मतलब देयर इज़ आर्बिट्राज, और आर्बिट्राज मैं नहीं बोलूँगा, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड, बट डिफरेंस है, ठीक है? ड्यू टू कुछ भी फैक्टर्स, वो फैक्टर्स क्या हम समझते हैं। वो फैक्टर्स हम समझेंगे रियल एक्सचेंज रेट के हिसाब से। रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला क्या है? मेरे को बोलता है स्पॉट एक्सचेंज रेट, ठीक है? स्पॉट एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय द सीपीआई इन्फ्लेशन ऑफ द प्राइस करेंसी ऑफ द बेस करेंसी बाय द प्राइस करेंसी, मतलब मेरा जो डॉलर का जो इन्फ्लेशन रेट है सीपीआई, अगेन एक नंबर हर महीना निकलता है, ठीक है? ये मैंने अगस्त का नंबर्स लिया है एंड रुपीस का। तो आई हैव टेकन ऑल द रियल एग्जांपल्स, ठीक है? इसमें क्या होता है, थोड़ा अब हम जब हम रियल एग्जांपल्स लेते हैं, रियल नंबर्स लेते हैं, थोड़ा इसमें व्हाट टू से एम्बिग्यूटी रहता है, ठीक है? बिकॉज़ आप हमेशा यू कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग यहाँ पे। तो आई विल टेल यू क्या एम्बिग्यूटी रहेगा। यहाँ पे मेरा नंबर निकला 146.94। अब क्या मतलब है? रियल एक्सचेंज रेट मेरा 146.94, इसका मतलब समझते हैं। मतलब मीन्स टू बाय अ प्रोडक्ट ऑफ 100 यूनिट्स इन यूएसए, इट टेक्स 146 इन टू बाय इंडियन गुड्स। सेम थिंग, मतलब अगर यूएस में मैं 100 यूनिट का कोई सामान खरीदूँ, तो मेरे को इंडिया में 146 यूनिट्स उतना मिलेगा। ठीक है? मतलब मान लो यूएस में जाके मैं कैलकुलेटर ले रहा हूँ, ठीक है? सपोज़ ये कैलकुलेटर मैं ले रहा हूँ। ये अगर मैं यूएस में लूँगा तो मेरे को 100 यूनिट्स में मिल जाएगा। बट इंडिया में अगर मैं लूँगा ये 146 यूनिट्स रह रहा है। मैं यूनिट्स बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं डॉलर या इंडियन रूपी नहीं बोल रहा हूँ, तो कन्वर्जन का मत सोचो एक्सचेंज रेट का। मैं बोल रहा हूँ सब इक्वल है तब। तो ये कॉस्टली हो गया इंडिया पे, मैं क्यों इंडिया पे लूँगा? जैसे इंडिया वर्सेस दुबई का जो मीम चला कि भाई आईफ़ोन 17 खरीदो, वो सेम चीज़। तो इसका इंटरप्रेट करते हैं। अगर रियल एक्सचेंज रेट ग्रेटर देन 100 है, ये तो मेरा ग्रेटर देन 100 ही है, करेक्ट? इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स रुपीज़ हैज़ अप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर और इज़ ओवर वैल्यूड। एक हो सकता है क्या, रुपया डॉलर के अगेंस्ट पे अप्रिशिएट हुआ है। अप्रिशिएट मतलब ये बताओ, ये दोनों में अप्रिशिएट मतलब क्या? एक्सचेंज रेट बढ़ा है कि गिरा है? 88.71 से 88.92 हुआ है कि 88.52 हुआ है? लेट मी नो। बताओ, 88.71 से 88.92 हुआ है या 88.52 हुआ है? मेरे को बताओ। ये हुआ है? पक्का? ठीक, अप्रिशिएट हुआ है। ये बोल रहे हैं ये, पर एक्चुअली तो ये नहीं हो रहा है। आज के करंट मार्केट सिनेरियो में क्या हो रहा है? रुपीज़ डेप्रिशिएटिंग। तो ये मेरा लॉजिक तो प्रैक्टिकली ठीक है, मैं समझ गया, बट ये तो आज के लिए नहीं है मेरे लिए। और बोलते हैं इंडियन गुड्स आर मोस्ट कॉस्टली कंपेयर टू यूएस गुड्स। ठीक है, ये तो हो ही रहा है, आज आप देख ही रहे हो कि कॉस्टली है। इट मीन्स फॉर यूएस बायर, क्या इसका मतलब क्या है? इट मीन्स फॉर यूएस बायर आवर प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव। माने यूएस वाला बंदा अगर मेरा कोई माल खरीद रहा है, ठीक है, मान लो मैं मेरा कोर्स खरीद रहा हूँ, उसके लिए एक्सपेंसिव है, एंड फॉर अस देयर प्रोडक्ट इज चीपर, करेक्ट? तो मेरे लिए तो मैं ये 146 में ज्यादा माल खरीद पाऊंगा, करेक्ट? यूएस का। तो क्या हो रहा है, अगर रियल एक्सचेंज में मेरा ग्रेटर देन 100 है, तो क्या हो रहा है, मेरे लिए उसका माल सस्ता है, उसके लिए मेरा माल महंगा है, बराबर? तो क्या हुआ, क्यों हुआ ये? पहले तो व्हाई दिस हैपेंस, नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो सकता है कि भाई, अभी नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे आएगा? ये कारण है कि इन्फ्लेशन इन यूएस इज ग्रेटर देन इंडिया। ये हो सकता है, यही एक रीजन हो सकता है कि भाई मेरा रियल एक्सचेंज रेट क्यों मेरा ग्रेटर देन 100 है, क्यों? मेरा अप्रिशिएट तो किया नहीं है, मैंने चेक कर लिया, हमने चेक किया है कि रूपी वर्सेस डॉलर अगर आप भी चेक करोगे डेप्रिशिएट ही हो रहा है, अप्रिशिएट तो हो नहीं रहा है। तो ये रीजन तो नहीं चल रहा मेरे लिए। अब मेरे को नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या हुआ जो मेरा रियल एक्सचेंज रेट बढ़ गया? तो बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, यूएस में अराउंड मेरे को जितना याद है 2.09 है लास्ट नंबर, एंड इंडिया सॉरी 2.90 है। इंडिया यूएस का इन्फ्लेशन रेट इज 2.90 एंड इंडिया का इट इज 2.09। ठीक है, अगेन नंबर्स कैन डिफर स्लाइटली इधर-उधर, बट यही नंबर है। अगस्त 2025 का ये नंबर है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ भाई, यूएस का इन्फ्लेशन ज़्यादा है इंडिया से। उल्टा इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, यूएस इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, एस्टेब्लिश्ड कंट्री है ये कंपेयर टू इंडिया। उसका इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा आ गया यहाँ पे। समझ आया? ये समझ आया क्या? ठीक है। तो इससे और एक चीज़ हम समझे कि जो परचेजिंग पावर हम बोलते हैं कि भाई सब जगह प्राइस एक ही होना चाहिए गिवन द एक्सचेंज रेट, ठीक है? कि इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से
मतलब 87 रुपीज इज इक्वल टू $1 दैट शुड प्रिवेल। यही हम बोलना चाह रहे हैं। 87 से मैं यहाँ पे जो नेटफ्लिक्स खरीद सकता हूँ वही यूएस में $1 से नेटफ्लिक्स खरीद सकता हूँ। ये होना चाहिए, दैट इज परचेजिंग पावर शुड प्रिवेल। बट ये होता नहीं है। अगेन वाई इट इज नॉट हैपनिंग? देयर सेवरल रीजंस। पहला, द फर्स्ट फैक्टर इज द इन्फ्लेशन फैक्टर। इन्फ्लेशन के वजह से नहीं होता है। सेकंड इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड वो यू कांट कंपेयर इंडिया एंड यूएस एकदम एप्पल टू एप्पल, बिकॉज हमारा कंट्री का नॉर्म्स, हमारा कंट्री का रेगुलेशन, हमारा कंट्री का ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्सेस आर डिफरेंट देन यूएस। करेक्ट? तो सबका अलग अलग होता है। तो यू कांट से कि हमेशा प्रिवेल करेगा, बिकॉज जब आप इंडिया पे आईफोन 17 इंपोर्ट करते हो द लॉट ऑफ टैक्सेस वी हैव टू गिव, तो वो कॉस्ट बढ़ जाता है। हो सकता है 78 79 ही होना चाहिए था, बट भाई मैं जो 20-25% इंपोर्ट ड्यूटी दे रहा हूँ उसके लिए तो मेरा 1,03,000 हो गया। समझो? परचेजिंग पावर तो चलो मान लो अब प्रिवेल करता है, मैं मान लिया, बट मैं बोल रहा हूँ भाई तो मेरे को टैक्सेस नहीं लगना चाहिए। जैसे अभी ट्रम्प बोला कि 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, तो भाई मैं अगर उसको 100 रुपए का माल बेच रहा हूँ तो वो बोलता है 200 का बेचेगा वहां पे। उसके लिए वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, महंगा हो जाएगा। अगर उसका रीजन क्या, वो क्यों बोल रहा है, इसी कारण बोल रहा है। ठीक है, ऐसे ही मेरे लिए एक्सपेंसिव है, उसके लिए फिर और एक्सपेंसिव करना चाह रहा है कि मेरा माल वहां नहीं बिके। ठीक है, बट वो पॉसिबल नहीं है, वो छोड़ो। समझ आया ये चीज? तो परचेजिंग पावर और हम परचेजिंग पावर जो है हमेशा अग्री नहीं होगा। द रीजन इज, पहला एक इन्फ्लेशन हो सकता है, वो मैच करेगा नहीं। चल इन्फ्लेशन तो आप एडजस्ट कर भी दो, बट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, द टैक्सेस, द रेगुलेशंस, द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंट्री वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वो आप बराबर आप एक साथ नहीं कर सकते। यू कांट कंपेयर एप्पल टू एप्पल। देयर देयर विल बी एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन, एंड जब भी वो होगा देयर वुड बी अ डिफरेंस। ठीक है, ये समझ आया? समझ आया क्या? बट यहाँ पे मैं बता दूं कि ये तो मैंने रियल एक्सचेंज रेट यहाँ पे निकाला था। ठीक है, सो जब मैं खुद भी कैलकुलेट कर रहा था मेरे को लगा यार ऐसा क्या है, बट इंडिया का क्या मोटिव है, ठीक है, इंडिया क्या सोचती है, मतलब हमारा रियल एक्सचेंज रेट क्या है। तो हम क्या करते हैं ना, कोई भी कंट्री क्या करता है, रियल एक्सचेंज रेट अलग अलग करेंसी का नहीं निकालता है। मतलब आई एम नॉट कैलकुलेटिंग अ रियल एक्सचेंज रेट फॉर डॉलर अलग से, यूरो अलग से, येन के लिए अलग से, युआन के लिए अलग से, अलग से। मैं सबके लिए एक निकालता हूँ। तो अपना अभी है 95 पॉइंट समथिंग 02 या कुछ ऐसा है। ठीक है, 95 अराउंड है नंबर, एग्जैक्ट नंबर मैं याद नहीं है मेरे को। तो हमारा क्या है, मतलब लेस देन 100 ही है। ठीक है, दो ये सही नहीं है, तो हम डेप्रिशिएट ही करें अगेंस्ट मेजर करेंसीज। तो हमारा जब लेस देन 100 है, मतलब वी आर डेप्रिशिएटिंग ऑलमोस्ट हर करेंसी से, एंड आवर प्रोडक्ट इज चीपर इन देयर करेंसी, तभी तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा सोच रहे। करेक्ट? समझ आया? अब आप बोलोगे सर अलग क्यों, हम तो ये सीख रहे हैं वो अलग। यहाँ पे हम बाबू क्या सीख रहे हैं ना, हम एक ही पकड़े कि एक ही करेंसी है। ठीक है, हम यहाँ पे अपना कितना एक्सपोर्ट की, कितना इंपोर्ट की, कितना करेंसी रिजर्व है वगैरह फैक्टर ही नहीं करे। बट जब इकोनॉमिस्ट लोग करते हैं उसको, वेटेड एवरेज रियल एक्सचेंज रेट ऐसा कुछ बोला है, तो उस पे क्या करता है, नंबर ऑफ करेंसीज मेरा कितना है, मैं किससे ज्यादा ट्रांजेक्ट करता हूँ वो पकड़ा जाता है। क्या टाइम फ्रेम पे करता है, कितने टाइम फ्रेम के लिए मेरे लिए वो मतलब मान लो एक ट्रेड खुला हुआ है, ठीक है, वो कितने दिन के लिए खुला रहता है, कितने दिन में बाई सेल होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच गो इनटू द कैलकुलेशन रियल लाइफ पे जो हम कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस आई एम सेइंग। आप रियल एक्सचेंज रेट ये पढ़ के आप कल इंटरव्यू पे जाके बोलोगे सही है, बट बोलेगा कि और कुछ हो सकता है, आप बोलोगे नहीं। सो दैट्स द डिफरेंस वी आर मेकिंग। करेक्ट? छोड़ो, ये सब तो होते रहेगा। इतना समझ आया? ठीक है, अब हम ये समझते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन-कौन है इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पे दो तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, एक बाई साइड, एक होगी सेल साइड। नाउ हु आर द सेल साइड, जो एक्सचेंज बेचेगा, करेंसीज बेचेगा, कौन हो सकते हैं, फॉरेक्स बैंक्स हो सकते हैं, बिग बैंक्स जो सप्लाई करते हैं करेंसी। ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, थॉमस कुक वगैरह वगैरह, ये लोग होंगे। बाई साइड में कौन, हम जैसे लोग होंगे, जो इंस्टीट्यूशंस नीड ऑफ करेंसी, इंस्टीट्यूशंस या रिटेलर्स नीड ऑफ करेंसी। कॉर्पोरेट अकाउंट हो सकते हैं, जो कॉर्पोरेट वाले बाई सेल करते हैं। रियल मनी अकाउंट हो सकता है, लिवरेज अकाउंट मतलब लोन लेने के लिए। रिटेल अकाउंट हम जैसे लोग, गवर्नमेंट्स करते हैं दूसरे जैसे इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल को जो हम वो देते हैं, एड, क्या बोलते हैं उसको, जो सपोर्ट देते हैं। ठीक है, या फिर हम कोई जगह जैसे अरब वाले कंट्रीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस आर द, हम करेंसीज बाई करते हैं। सेंट्रल बैंक हो सकता है, आरबीआई रिजर्व रखती है डॉलर की बराबर। सॉवरेन वेल्थ फंड्स अगेन ऑफ डिफरेंट करेंसीज हमें देते हैं, डिफरेंट कंट्रीज हमें इन्वेस्ट करते हैं। एफएक्स स्वैप अगेन यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं है, सो आई एम स्कीपिंग दैट पार्ट इन द रिवीजन। ठीक है, बट इस पे अगर आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो। ठीक है, मेरे को बताना।
रुको क्या 1 सेकंड, आप सोच के बताओगे मेरे को? ठीक है। ठीक है, ये वीडियो अपलोड भी कर दूँगा मैं यूट्यूब पे। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, आप बाद में बताना मेरे को, चलो। ठीक है, एफएक्स वेब्स हटाओ। हम क्या करते हैं, वी डोंट यूज़ दिस हियर, ये तो मैंने लिखा ही था, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया है। अब आते हैं एक्सचेंज रेट रेजिम पे। ये है थोड़ा ये आइडियल सिनेरियो वाला केस, एक्सचेंज रेट रेजिम आइडियल सिनेरियो। आइडियली क्या होना चाहिए वो समझते हैं। रेट बिटवीन 2 कंट्रीज़ करेंसीज़ फिक्स होना चाहिए। से नो टू अनसर्टेनिटी, मतलब भाई $1 माने 85 ही होना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए। मतलब ये चेंज नहीं होगा। आप आज करो, 10 साल बाद खरीदो, 5 साल बाद खरीदो, मेरा रेट चेंज होना नहीं चाहिए। $1 माने 85, इसको आप फिक्स कर दो। ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? ऑल करेंसीज़ फुल्ली कन्वर्टेबल। अभी क्या होता है, रुपीज़ इज़ नॉट कन्वर्टेबल एवरीवेयर। जैसे कि अभी हम जो, अगर आपको पता है, इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़, कि हम द इंडियन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इनवॉइस इट्स एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स इन द रूपी करेंसी। नहीं तो क्या हो रहा था, डॉलर में हो रहा था। बिकॉज़ अगेन क्यों इंडियन रूपी में करना प्रॉब्लम है? बिकॉज़ हम जिसके साथ ट्रेड करते हैं, मान लो अभी मैं न्यूज़ीलैंड के साथ ट्रेड करता हूँ। अब न्यूज़ीलैंड को उससे मान लो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो भाई नहीं चलेगा ना, उसको भी मेरे से कुछ इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो इनवॉइस सेटल होगा। व्हाई डॉलर इट इज़ ईज़ियर? बिकॉज़ ठीक है, न्यूज़ीलैंड अगर मेरे से खाली ले मैं उससे लेता हूँ, वो मेरे से नहीं लेता है, तो वो डॉलर जो भी है, वो दूसरे कंट्री से खेल लेगा। मान लो चाइना के साथ भी वो अगर कोई इनवॉइस होगा, वो डॉलर के साथ सेटल कर लेगा। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। प्लस क्या होता है, हर करेंसीज़ कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। जैसे इंडियन रूपी, अगर मान लो यहाँ पे किसके साथ मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, ये तो सब बड़े-बड़े करेंसीज़ हैं यहाँ पे। फिर भी कोई भी करेंसी अगर मान लो मैं बोलूँ कि रूबल के साथ अपना बहुत दोस्ती है, हांगकांग डॉलर के साथ मान लो एक्सचेंज नहीं होता, मान लो मैं बोलूँ, यहाँ पे कौन-सा देखते हैं, एचकेडी है क्या? है ना? देखो मोस्टली हो, मान लो कोई भी जैसे हांगकांग डॉलर के साथ मान लो नहीं होता है, तो क्या होगा, बोलता है हर करेंसीज़ के साथ कन्वर्ट होना चाहिए। अभी मैं भूल गया हूँ कौन से करेंसी के साथ नहीं होता, बट बहुत के साथ नहीं होता है। Each can take fully independent monetary policy with respect to domestic objectives such as growth and inflation. हर एक सेंट्रल बैंक जो है, उसको एक्सचेंज रेट को ध्यान नहीं देना पड़ेगा। ये बोलता है ऐसा एक्सचेंज रेट हो, जो ये ऐसा एक्सचेंज रेट हो, जो माने सेंट्रल बैंक्स के जो भी डिसीजंस होते हैं, वो एक्सचेंज रेट से इम्पैक्ट नहीं करे। मतलब जैसे जब आरबीआई अपना जो ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है, कि भाई मेरा ग्रोथ ऐसा होना चाहिए, मेरा इन्फ्लेशन ये होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा होना चाहिए, एक्सपेंशनरी या रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। उस टाइम पे वो इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट मैंने सोचा नहीं, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, तीनों ही गलत है। देखो कैसा, रेट बिटवीन द करेंसीज फिक्स, अगर ये हो गया तो फॉरवर्ड स्पॉट मतलब ही खेला खत्म, ठीक है? भाई ट्रेड ही नहीं होगा, ट्रेडिंग ही नहीं होगा, सब बहुत चीज बंद हो जाएगी। अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन्फ्लेशन अलग अलग चेंज होता है, एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। टैक्सेस अलग है, सबके लाइफस्टाइल से अलग है। अगेन हाँ, कंट्रीज के लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है? ऑल करेंसीज फुली कन्वर्टेबल नहीं हो सकता ना। अगर मान लो हांगकांग डॉलर के साथ मेरा काम ही नहीं है, इफ हांगकांग डॉलर के साथ वो कंट्री के साथ मेरा इतना ट्रेड ही नहीं है, क्या करूं मैं कन्वर्टिबल करके? व्हाई टू ओपन अ डिफरेंट सोर्स? उस पे तो भाई खर्चा भी लगता है। ऑप्शन अगर आप मान लो रुपी पर हांगकांग डॉलर को कन्वर्ट करने का आप एक ऑप्शन खोल दिए मान लो, ठीक है? आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसको मेंटेन करने का भी तो खर्चा है। व्हाई आई विल डू दैट? उसके लिए तो मेरे लिए इजी है, रुपी डॉलर, डॉलर टू हांगकांग डॉलर, क्रॉस ट्रेड जिसको बोलता है, ठीक है? अगेन इंडिपेंडेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये आइडियल सिनेरियो तो हमारे लिए नहीं है। बट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे क्या होता है ये समझते हैं हम, ठीक है? अगर फ्लोट अपना, अच्छा ये बाद में करिए, चलो ये कर ही लेते हैं, पहले ये करते हैं। एक हो गया फिक्स पैरिटी, एक हो गया मैनेज फ्लोट। इंडिया चाइना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है मैनेज फ्लोट कौन करता है? इंडिया चाइना। मतलब हम बोलते हैं फ्लोटिंग में, जैसे इन माने रेट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, लेकिन मैं एक रेंज पे रख दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी हो जाए, 87 का 100 रुपए एक बार में हो जाए, मैं नहीं होने दूंगा, मैं रोक के रखूंगा उसको, ठीक है? आई विल मैनेज इट, इट विल बी अ फ्लोटिंग। अच्छा ठीक है, इसके पहले लेट्स गो लिटिल से बैक, मैं सोचता था निकल जाऊंगा। करेंसी जो एक्सचेंज रेट है वो होता है फिक्स, एक फ्लोटिंग। फिक्स मतलब भाई यही रेट है कि $1 माने 85 रुपीज़, ऐसा ही होगा। फ्लोटिंग मतलब जैसे मार्केट सिनेरियो, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वो होगा, फ्लोटिंग होगा। मतलब रेट डिसाइड होगा। नाउ दैट इज़ फ्लोटिंग, मेजर कंट्रीज फॉलो दिस ओनली। एक होता है इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग, ठीक है? इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग मतलब जो मर्ज़ी करो, डिमांड सप्लाई के हिसाब से ही होगा। मैनेज फ्लोटिंग मतलब होगा डिमांड सप्लाई के हिसाब से ही, बट आई एज़ द गवर्नमेंट, एज़ द सेंट्रल बैंक विल इंटरवीन इफ द प्राइस गोज़ बियॉन्ड माय रेंज। जैसे अपने इंडिया का क्या है, इन्फ्लेशन 2 to 6% बराबर, प्लस में फ
प्लस माइनस 2 है, ठीक है? 4% मेरा है, प्लस माइनस 2। अब क्या होता है, अगर जो ऊपर 2 से नीचे आ गया या 6 से ऊपर गया है, आरबीआई इंटरवेन करता है। सेम थिंग फ्लोटिंग रेट के लिए। हमारा एक एक्सचेंज रेट का एक रेंज है। इसके ऊपर नीचे जाएगा तो मैं मैनेज करूँगा। इंडिया, चाइना ये करता है। इंडिपेंडेंट कौन करता है? इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, इन लोग के इंडिपेंडेंट है। जो मर्ज़ी करने दो। कंट्रीज हैविंग नो खुद का टेंडर, मतलब खुद का करेंसी नहीं है। कौन है? एक हो गया, वो कैसे हो सकता है? 2 तरफ पे डिवाइड है, डॉलराइजेशन एंड मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन मतलब आप एक यूनियन बनाओ, ठीक है? एंड फिर आप एक ही करेंसी को यूज़ करो। द बेस्ट एग्जांपल इज़ द यूरोज़ोन, ठीक है? यूरोज़ोन का एक ही करेंसी है, दैट इज़ यूरो, ठीक है? एग्जांपल्स कौन है? ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, लक्समबर्ग हो गया, इन लोग का दीज़ आर अ मॉनेटरी यूनियन, ठीक है? इन लोग एक ही यूनियन है, एक ही करेंसी को फॉलो करते हैं। डॉलराइजेशन क्या हो गया? यूज़ करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। जैसे कि डॉलर को यूज़ करते हैं या यूरो को करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ है, ठीक है? अब आते हैं, फटाफट करते हैं बिकॉज़ रिविज़न में मैं टारगेट किया हूँ 1 घंटे के अंदर ये हो, ठीक है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इक्वल्स टू प्राइवेट सेविंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमें पता ही है, ठीक है? जब हम कोई कंट्री जैसे इसके साथ यूएस के साथ हम यूएस का एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं उससे। अब आप समझो, मैं बोल रहा हूँ 100 मिलियन मैंने एक्सपोर्ट किया। 20 मिलियन मैंने इंपोर्ट किया, तो 80 मेरे को 80 ये मिलियन चाहिए, तो मैं एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे को पैसा वो क्या जाएगा? वो जो सरप्लस पैसा है, मैं वो कहाँ इन्वेस्ट करूँ? एक हो सकता है मेरे भाई, इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्टमेंट्स हो जाए अपने इंडिया में, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, तभी तो मतलब एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस होगा। ये समझ आया? एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस समझ आया क्या होगा तब? आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। इस पे मैं डिटेल में भी नहीं जाऊँगा। नाउ आई विल टेल यू व्हाई आई विल नॉट गो, क्योंकि ये हमने 1 से डेढ़ घंटा लगाया था। ठीक है? समझने के लिए, एकदम डिटेल में जाके प्राइवेट सेविंग्स कब आगे बढ़ती है, प्राइवेट सेविंग्स स्क्यूड अभी कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कब आगे बढ़ता है, कैसे साइकिल पे बढ़ता है इकोनॉमी, टैक्सेस कब गवर्नमेंट बढ़ाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे अभी टैक्स कम कर दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, तो ये मेरा नेगेटिव रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स इट इज टाइम टू इंक्रीज, प्राइवेट सेविंग्स कम हो रहा है, ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब मेरा यहाँ पे क्या होएगा, मेरा एक्सपोर्ट जाना पड़ेगा, ये सरप्लस होगा तभी तो जाके सेटल होगा। ये हमने सीखा था, याद है? ठीक है, जो भी है, अगर याद नहीं आ रहा तो मेरे को बताना, मैं अलग से फिर इसको रिकॉर्ड करके भेजूँगा, वॉइस रिकॉर्डिंग, ठीक है? कैपिटल रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे क्या होता है, अभी कैपिटल क्या हो सकता है, आप इनवर्ट भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। नाउ कैपिटल फ्लो जो हम बात कर रहे थे, कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस क्यों हो सकते हैं? टेल मी, आप ही बताओगे मेरे को कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस क्यों हो सकते हैं? जल्दी बताओ, कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस क्यों हो सकता है? बताओ मेरे को, टेल मी, कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस क्यों हो सकते हैं? हो गया? नहीं बताना कोई को? चलो मैं बताता हूँ। अब मान लो, थिंक ऑफ इट इन अ वे, बहुत सारे कंपनी ज़ीरोधा, ठीक है एग्ज़ाम्पल, वो क्यों नहीं लिस्टेड होना चाहती है? रेगुलेशंस वगैरह तो है ही, बट क्या इन्फ्लु चलो रेगुलेशंस ही है, उसको नॉ कोई भी कैप अभी टेक दिस एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एएससी का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। मान लो मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल है, ठीक है? ज़ीरोधा का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मान लो इनके पास 5 सीआर का कैपिटल है, ये इससे अपना काम चला रहे हैं। ये कैपिटल रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी है एक, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लोग कैपिटल लेते भी नहीं है, देते भी नहीं है। अभी क्यों? इसका रीज़न क्या है? मान लो आज उसने अलाउ कर दिया कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स ज़ीरोधा पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज मान लो 10 सीआर कोई ने लगा दिया, लगाया। अब ज़ीरोधा 10 सीआर को लेके बैठ तो नहीं सकता ना कि भाई ठीक है मेरे को 10 सीआर मिल गया अब मैं आराम करूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं। वो क्या करेगा, ये 10 सीआर को लेके काम करेगा, एक्सपैंड करेगा अपना बिज़नेस, तभी वो लगाया, ये बंदा भी तभी लगाया। अब मान लो ज़ीरोधा हैज़ प्लान्ड एवरीथिंग कि भाई नेक्स्ट ईयर पे मैं ये करूँगा, नेक्स्ट ईयर पे वो ऐसे एक्सपैंड करूँगा वगैरह, एक्सपेंशन प्लान हो गया। अचानक से 2 साल बाद ये बंदा बोला मेरे को कि भाई मेरे को 10 करोड़ वापस दे, ज़ीरोधा को बोला, नितिन को। वो भाई पगला जाएगा। क्यों पगला जाएगा? वो 10 करोड़ लाएगा कहाँ से? बिकॉज़ उसने तो एक्सपेंशन प्लान कर लिया है, सब कुछ तो उसका ऑर्डर सब बुक्ड है कि ऐसे-ऐसे करूँगा, ये-ये करूँगा, ये-ये करूँगा। अब इस बंदे को तो देना ही है, ये क्या करेगा फिर कहीं से लोन लेगा, इसको 10 करोड़ वापस देने के लिए। तो इसका लायबिलिटी बढ़ गया। ज़ीरोधा का कांसेप्ट ये है। तो इसीलिए क्या करता है, हर कंट्री का क्या होता है, कैपिटल फ्लो
ओपन नहीं रखते, दे हैव अ रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी कि दे वॉच आउट फॉर कि भाई कौन सा करेंसी बहुत ज्यादा आ रहा है, कौन सी कंट्री से बहुत ज्यादा है। क्यों? जैसे इंडियन इकोनॉमी में भी क्या हो रहा है, अब समझते हैं। इक्विटी मार्केट पे क्या हो रहा है, अभी आप देख रहे हो एफआई सेल ही किया जा रहा है। क्यों होता है ये? अभी मान लो इंडियन इकोनॉमी लास्ट 2-3 क्वार्टर से दे आर नॉट गिविंग अ गुड अर्निंग्स, ठीक है? या फिर उसको और नया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वॉरेन बफेट, इजी वे। वॉरेन बफेट कौन है मेरे को ये बताओ? वॉरेन बफेट कौन है मेरे को बताओ? इज एन इन्वेस्टर, करेक्ट? ये क्या चाहता है? इसको क्या इंडिया से या यूएस से प्यार है? नहीं है। ये बंदे को, सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट आई हैव टू एक्सप्लेन, ये बंदे को क्या चाहिए? ये बंदे को रिटर्न चाहिए कि भाई मैं अपना पैसा ऐसा जगह लगाऊं कि मेरे को रिटर्न मिले, मेरे को 10% रिटर्न मिले, ऐसा जगह मिलाओ प्लस सेफर हो, ठीक है? अब उसको मान लो पूरा दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा था कि 10% रिटर्न दे रहा है, बस इंडिया दे रहा था। ओनली इंडिया वाज अ कंट्री 2 years बैक जो इंडिया 10% दे रहा था, कोई कंट्री नहीं दे रहा था। वो क्या किया, अपना 100 करोड़ रुपए उठाया और इंडिया पे इन्वेस्ट कर दिया, बोला ले तू 10% ले ले। हम तो बल्ले बल्ले हो गए कि एफआई बाई 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 कर रहा है, ठीक है, हमें तो मजा आ गया। वॉरेन बफेट ने किया, अब इंडिया तो बमेगा, इंडिया तो बहुत आगे बढ़ेगा, दैट्स गुड फॉर अस, कैपिटल फ्लो हुआ। प्रॉब्लम क्या है ना, 2 साल बाद वॉरेन बफेट देखा कि यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में देयर आर अपॉर्चुनिटीज प्लस इंटरेस्ट रेट यूएस का बॉन्ड्स का बढ़ गया है एंड दे आर गिविंग 8.5% रिटर्न। सेफर है वो, मोर सेफर देन इंडिया। इंडिया तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट यूएस खुद का उसका कंट्री है, डोमिसाइल कंट्री है उसका, कुछ नहीं होगा। वो क्या किया, ये जो 100 करोड़ उठाया था, ये 100 करोड़ निकाला, फटाक से भेज दिया यूएस में। नाउ एफआई इज सेलिंग। आप देखो क्या हुआ, 2 साल पहले डॉलर का, रूपी पर डॉलर क्या हुआ, इसके चलते अप्रिशिएट किया और यहाँ पे इसके चलते डेप्रिशिएट किया। तो रूपी और डॉलर का डेप्रिशिएशन अप्रिशिएशन भी बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल फ्लोज होगा। सेकंड, मान लो इस टाइम पे मेरे को इकोनॉमी में पैसा जरूरत था सच में, तो ये जो निकाले मेरे इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम हुआ, अब मेरे को ये 100 करोड़ कहीं से मैनेज करना पड़ेगा। ये 100 करोड़ जब आया तब मेरा लिक्विडिटी बढ़ा दिया वो। अब मेरा लिक्विडिटी बढ़ गया तो बहुत कुछ ये हो गया। जब ये निकाला लिक्विडिटी, मेरा लिक्विडिटी कम हो गया। तो मेरा लिक्विडिटी कम हो गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम है ना भाई। मेरा मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गया मतलब अब क्या, हर चीज मेरे को महंगाई में मिलने लगा, बराबर। पहले पैसा इजी था लेना, अभी क्या होगा, हार्ड हो गया। तो क्या होता है, कैपिटल फ्लोज इसलिए हमेशा वॉच आउट होता है, ठीक है, कि भाई देखा जाता है कि कहाँ पे क्या कितना क्या हो रहा है। दैट इज फॉर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, कि भाई मैं स्ट्रेटेजिकली मेरे इकोनॉमी, जैसे इफ यू टेक एन एग्जांपल, बांग्लादेश, वहां पे इतने इन्वेस्टर्स का पैसा था, या फिर श्रीलंका। प्रॉब्लम क्या हुआ इन दिस इकोनॉमिक्स के साथ, जब तक भाई बाहर का पैसा कैपिटल फ्लोड है, ठीक है, कैपिटल है, तब तक ठीक है, दैट इज अ बबल दे वर मेकिंग। जब भी वो कैपिटल निकालने लगे, वो संभाल नहीं पाए खुद की कंट्री को, दैट्स व्हाई श्रीलंका कोलैप्स्ड। अगर आप उसका सब, सी आई नो देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स बट द करेंसी, द कैपिटल इज आल्सो मेजर फैक्टर, कि बाहर का पैसा वो भाई निकालने लगे तो संभाल नहीं पाए अपने आप को, मतलब बहुत हायर इन्फ्लेशन हो गया, बराबर। सेम थिंग, अनएबल टू प्लान आउट ड्यूरिंग मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस। सेम चीज आज अगर जो बांग्लादेश में जो क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, और नेपाल में, सॉरी, नेपाल में अभी जो क्राइसिस हो रहा है, अगर नेपाल में ये वो मैनेज नहीं कर पाया बोल के और उसका हालत खराब हो गया इकोनॉमिकली भी, बिकॉज उसको नहीं पता था पहले तो ऐसा होगा, ठीक है, यू था कि ये कर देगा और उसके प्राइम मिनिस्टर को ये कर देगा। जब वो कर दिया, ठीक है, उतना भी ठीक था, वो भी मैनेज करते। बट भाई मेरे जो बाहर का पैसा था, वो तो भाई, अभी मैं एज एन इंडियन मेरे को तो डर है कि भाई नेपाल क्या होगा, मैं वहां पे पैसा फट से निकालना चाहूंगा, ठीक है, तो मैं निकालने गया, मैं निकाल लिया और वो कोलैप्स हो गया नेपाल। समझ आया क्या हुआ? वो प्लान आउट नहीं कर पाए कि भाई ये ऐसा हो। इसलिए हर एक कंट्री, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, आप छोटा सा समझो, आपका घर में, ठीक है, हमें क्या बोला जाता है कि लिक्विडिटी ज्यादा मत रखो घर पे, बराबर, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाओगे, या फिर आप पूरा इलिक्विड मन बन जाओ। एक रेंज पे रखो, ऑब्वियस, सब कुछ एक बैलेंस वे पे रखो, कि एकदम लिक्विड कैश भी पूरा मत रख लो, आप पूरा एकदम इलिक्विड मत कर दो, ठीक है। तो वही चीज है, सेम चीज अपने यहाँ पे भी, कि आप बहुत ज्यादा कैपिटल मत मंगवा लो और बहुत कम भी मत करो, एक बैलेंस अप्रोच पे रखो। समझ आया? इतना समझ आया क्या? फट से मेरे को बताओ, इतना समझ आया? तो हमने चैप्टर में क्या-क्या सीखा? आई नो थोड़ा फास्ट होगा कुछ-कुछ जगह पे, कुछ-कुछ जैसे मैंने 1-2 जगह स्किप किया, अगेन बिकॉज़ दिस इज़ अ रिविजनरी वीडियो, आई डोंट वांट कि भाई मैं आपको एकदम डिटेल में सब कुछ जाऊँ, तब तो बोर ही हो जाओगे। तब तो ये नॉर्मल क्लास हो गया, बराबर? इसके क्वेश्चंस मैं इस पे नहीं दूँगा यूट्यूब पे, बट आई विल टेक अ क्लास, वो आधे घंटे का और रहेगा अपना, वो मैं अलग से रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए अपलोड कर दूँ क्या? ठीक है।
जो भी है अपना ये है कैपिटल फ्लोज एंड द फॉरेक्स मार्केट। हमने ये क्या-क्या समझा कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है। यहाँ पे हमने और एक चीज़ नया आउट ऑफ द बुक क्या सीखा कि भाई रियल एक्सचेंज रेट इंडिया क्या यूज़ करती है, व्हाई देयर इज़ अ डिफरेंस। परसेंटेज चेंज कैसे होता है वो मैंने यहाँ पे बस फॉर्मूला लिख दिया, वो आई डिडन्ट एक्सप्लेन इट, ये वाला, ठीक है, चेंज इन रियल एक्सचेंज रेट। बट मतलब वो क्वेश्चन सॉल्विंग में अपने क्लियर कर लेंगे, नॉट अ वरी। कैपिटल रेस्ट्रिक्शन हमने सीखा क्या होता है, एक्सचेंज रेट रेजिम, आइडियल रेजिम क्या होता है, मैनेज वर्सेस फिक्स क्या होता है, या फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग क्या होता है, फ्लोटिंग में क्या-क्या होते हैं, मॉनेटरी यूनियन क्या होता है, डॉलरेशन क्या होता है, रेट का इफेक्ट ऑफ रेट इन ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज, ये भी हमने समझा कि भाई जैसे डिप्रिशिएट करता है कंट्री तब क्या होता है, अप्रिशिएट करता है तो क्या होता है, एंड कैपिटल रेस्ट्रिक्शन तो हमने समझा। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। ट्रेड वाला हमने यहाँ पे समझा था, ठीक है, दिस पेज पे, जब हमने मार्केट पे आई वाज एक्सप्लेनिंग डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन, इतना समझ आया। अच्छा, मैंने आपके लिए सीएफए के लिए मैंने एक डिस्कशन चैनल चालू किया है, ठीक है, टेलीग्राम पे। अगर आपको कोई भी डाउट है लेवल 1 के लिए स्पेसिफिक, आप प्लीज़ उसको एनरोल करो, उस पे जाओ, मतलब एनरोल मतलब उस पे फॉलो करो एंड आस्क योर क्वेश्चन्स, कोई भी डाउट हो ओनली रिलेटेड टू सीएफए लेवल 1। फालतू कोई क्वेश्चन्स मैं एंटरटेन नहीं करूँगा, ठीक है? नंबर मैं दे के रख रहा हूँ अपना, अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको लग रहा है भाई सर ये नहीं समझ आ रहा है, वो यू कैन मैसेज मी 9321357556, ये नंबर है। यू कैन कॉल मी व्हाट्सएप में एनी टाइम, बस मेरे को टॉपिक बता देना सर मेरे को ये समझना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। एग्जाम के लिए फोकस करो प्लीज, जो नहीं समझ आ रहा अभी आपका मेन प्रॉब्लम है कि भाई क्वेश्चंस को देखो, सॉल्व करो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ये रिवीजन वीडियो तभी आप देखना यहाँ पे आपको डाउट है, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब आराम से होगा, रिलैक्स करो एंड यू कैन एंजॉय। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करें एंड क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन लाइफ।